अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ईपीए। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, टीचर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और बिलखुसूस ऐसे ग्रेजुएट्स जो एनटीएस, पीएससी, एफपीएससी, पीपीएससी में अपीयर होंगे अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, तो वहाँ पेडागोजी के पोर्शन में यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो आज हम इससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि जो लोग हमारे इस चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली मज़ीद मैथमेटिक्स और पेडागोजी के रिलेटेड वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुंच सकें। तो आज हम जो जिसको डिस्कस करने जा रहे हैं वो है टीचर। टीचर क्या है, टीचर की डेफिनेशन क्या है और टीचर की खुसूसियात क्या हैं। टीचर कैसे बच्चे को ज़मीन से जो है उठा के उरूज पे, बुलंदियों पे लेके जाता है, वो कैसे ये कर पाता है, वो टेक्निक्स क्या हैं, वो स्ट्रेटजीज़ क्या हैं, टीचर के अंदर उसके अंदर क्वालिटीज़ क्या क्या होनी चाहिए, उसके अंदर कॉम्पिटेंसीज़ क्या क्या होनी चाहिए, इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यूँ आज की इस वीडियो की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो गौर से ज़रा बात को समझें कि देखें, जब आप एक टीचिंग के शोबे से आप प्रोफेशनली टीचिंग को आप अडॉप्ट करते हैं तो फिर ऐसे होता है कि फिर आपके ऊपर भारी जिम्मेदारी आयद हो जाती है, आपके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी इम्पोज्ड कर दी जाती है कि अब आपने इस नई नस्ल की आबियारी करनी है, इस नई नस्ल को तैयार करना है जो अभी अभी सारे मराहल से गुजार के उसको एक कम्पैक्ट फॉर्म में लेके जाना है। तो आप ज़रा गौर से एक एग्जांपल देखें कि लेट्स सपोज कि हम जब एक गाड़ी में बैठते हैं, यहाँ से हमने इस्लामाबाद जाना है, तो हम जब उस गाड़ी के अंदर बैठेंगे तो हम सबसे पहले देखते हैं कि गाड़ी की कंडीशन ठीक है। फिर हम देखते हैं कि गाड़ी का जो चलाने वाला ड्राइवर है, जो ड्राइविंग सीट पे है, क्या वो ठीक है, उसके पास लाइसेंस है, वो चलाने की कैपेबिलिटी रखता है, उसके पास सलाहियत ये मौजूद है या नहीं है। अब वो सिर्फ ये दो तीन चार काम हम इसलिए कर रहे होते हैं कि हम ये जज कर रहे होते हैं कि अगर गाड़ी वाला चलाने वाला ठीक ना हुआ, वो माहिर ना हुआ, तो हम गाड़ी को रास्ते में हादसा पेश आ सकता है और उसमें बैठी हुई ज़्यादा से ज़्यादा 20, 25, 30, 40 सवारियाँ जो हैं वो रिस्क पे हैं, वो बर्बाद हो सकती हैं, वो इंजर्ड हो सकती हैं, वो मौत के मुंह पे चली जा सकती हैं। और दूसरी बात, अगर गाड़ी की ख़ुद फिटनेस ठीक नहीं होगी तो ऐसा भी मुमकिन है कि चलते हुए गाड़ी ख़राब हो जाए और फिर जो है हमें मुश्किलात का सामना करना पड़े उन 20, 30 या 40 सवारियों को। अगर हम उन 20, 30, 40 पैसेंजर्स के लिए गाड़ी का इतना चेकअप करते हैं तो फिर आप अंदाज़ा करें कि आप टीचर, यू आर ऑन द ड्राइविंग सीट, और अब आपकी ड्राइविंग सीट में आपके पीछे बैठे हुए लोग कोई 2, 4, 50 या 60 गाड़ी के पैसेंजर्स की तरह नहीं है, बल्कि पूरी नस्ल को आप ड्राइव कर रहे हैं। आपके पीछे बैठे हुए कोई 40-50 पैसेंजर नहीं है, बल्कि आपके पीछे एक नस्ल बैठी हुई है और यू आर ऑन द ड्राइविंग सीट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी कॉम्पिटेंसी ठीक नहीं होगी, अगर आपके अंदर क्वालिटीज़ नहीं होंगी, अगर आप माहिर नहीं होंगे, अगर आप स्किल्ड नहीं होंगे, अगर आपका एटीट्यूड राइट डायरेक्शन में नहीं होगा, तो इट्स मीन कि आपके पीछे बैठी हुई ये सारी की सारी नस्ल, जिसे आप स्टूडेंट कहते हैं, ये रिस्क पे है। इट्स मीन कि हम ये कह सकते हैं कि अगर आप पर उम्मीद नहीं होंगे तो आपके बैठे हुए ये जो नस्ल है ये सारी नाउमीद हो जाएगी। अगर आप इस्तिकामत की मिसाल नहीं बनेंगे तो आपके पीछे बैठी हुई नस्ल, जिनको आप स्टूडेंट कहते हैं, ये भी लड़खड़ा जाएंगे। अगर आप गिरेंगे तो आपकी नस्ल लेट जाएगी। इट्स मीन कि आपका एनर्जेटिक होना, आपका इफ़ेक्टिव होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यही हमारा टॉपिक है कि अगर आप जिस ड्राइविंग सीट पे हैं उसके पीछे आपकी पूरी एक नस्ल ड्राइव कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई हैं, आपकी हुदूद क़यूद बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं और आपकी ज़िम्मेदारियों में बड़ी हद तक इजाफा हो गया। इसीलिए पैगम्बरी पेशा कहा गया, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे मुअल्लिम बना के भेजा गया, और ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी कि आप जो है इसके ऊपर पूरा उतरें। तो ये मुश्किल मरहला है एक टीचर के लिए, मुश्किल काम है, टास्क है, लेकिन जो पैशनेट होते हैं, जो प्रोफेशनल्स होते हैं, वो इसको कर जाते हैं। तो वो कौन सी स्किल्स हैं जो आपकी इस टीचिंग को, इस मेथोडोलॉजी को, इन स्ट्रेटजीज़ को जो है वो इफ़ेक्टिव बनाती हैं, आपको एक इफ़ेक्टिव टीचर बनाती हैं। आज हम उसको स्टडी करने जा रहे हैं। मैंने आपके सामने टीचर लिखा है और उसके कुछ वर्ड्स हर एक अल्फ़ाबेट से मैंने वहाँ से कुछ निकाले हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि हमेशा याद रखें कि एजुकेशन की ज़बान में जब भी आपके इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं या आप डेमो दे रहे होते हैं, तो आपके अंदर जो शॉर्टली 3 चीज़ें चेक की जाती हैं। उनमें सबसे पहली चीज़ जो है वो है आपकी पर्सनालिटी। फर्स्ट बी स्टेज, जिसको मैथमेटिक्स में हम इसको पी क्यूब भी कहते हैं।
तो ये पहला पी जो है ये किसको शो कर रहा है? पर्सनालिटी। इट्स मीन कि एक टीचर जब क्लासरूम के अंदर इंटर होता है तो उसका नॉलेज नहीं प्रायोरिटी है, उसकी तैयारी प्रायोरिटी नहीं है, उसने होमवर्क कितना किया है ये उसकी प्रायोरिटी नहीं है, वो मेथड उसका कितना अच्छा क्यों नहीं है ये उसकी प्रायोरिटी नहीं है। फर्स्ट मोस्ट थिंग जब आप टीचर क्लासरूम के लिए जाता है तो उसको इन्वायरमेंट चाहिए होता है, और उस कंडक्टिव इन्वायरमेंट के लिए आपकी पर्सनालिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। तो याद रखें, जब आप डेमो देने के लिए जाएं, क्लास में पढ़ाने के लिए जाते हैं, तो आपकी जो चीज़ मेजर की जा रही होती है वो सबसे पहली चीज़ ये है कि आप वहाँ से इंटर हुए, आपकी पर्सनालिटी क्या है। इट्स मीन कि हमें अपनी पर्सनालिटी को बड़ा कंपोज करना पड़ेगा। एक टीचर को आप अपनी पर्सनालिटी के ऊपर फोकस करेंगे तो पहला काम जो आपने करना है वो आपने अपनी पर्सनालिटी के ऊपर करना है। दूसरी चीज दैट इज रिलेटेड टू, सेकंड पी इज रिलेटेड टू द प्रिपरेशन। जब भी क्लास में जाएं, बार बार आप जाते हैं, हर साल वही टॉपिक्स आप पढ़ाते हैं, लेकिन हर बार जब आप जाएं तो आप तैयारी के साथ जाएं, नए दोबारा से उसको घर में तैयार करें, पहले लेसन प्लान करें, लेसन प्लानिंग के बाद आप उन सारे ऑब्जेक्टिव्स, गोल, सारी चीज़ें सेट करने के बाद, एनालिसिस करने के बाद, प्रॉपर प्रिपरेशन के बाद आप क्लास के अंदर इंटर होंगे। तो दूसरी चीज़ आपकी आ जाती है कि प्रिपरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम अक्सर निगलेक्ट कर जाते हैं। हर दफ़ा अगर आपको कोई चीज़ आती भी है तो इसके बावजूद आपको नई चीज़ मिलेगी। अगर आप बार बार उसकी प्रिपरेशन करेंगे, नए एंगल्स खुलेंगे, नई जावियों से आप चीज़ों को देख रहे होंगे और बच्चों को बताने में कामयाब हो जाएंगे। थर्ड थिंग इज़ द प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन का डायरेक्ट ताल्लुक आपकी स्किल्स के साथ है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, आप वहाँ क्लास को कंडक्ट कैसे कर रहे हैं, आप उसको कंट्रोल कैसे कर रहे हैं। देखें, क्लास कंट्रोल करने के लिए हम अक्सर जो वर्ड यूज़ करते हैं, जो प्रेजेंटेशन में जो बड़ा इफेक्टिवली मेजर किया जाता है वो है आपका डिसिप्लिन। अब हमारे यहाँ जो डिसिप्लिन की डेफिनेशन की जाती है, हमारे यहाँ मुख्तलिफ जो टीचर्स करते हैं वो गलत है। वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि आप एक टीचर पढ़ा रहे हैं, उस क्लास के अंदर पिन ड्रॉप साइलेंस होनी चाहिए, देयर शुड बी अ पिन ड्रॉप साइलेंस। हमेशा याद रखें, एक इफेक्टिव टीचर को पिन ड्रॉप साइलेंस से बड़ा डर लगता है। किसी भी इंस्टीट्यूशन की दीवारों के पास से जब आप गुजरें और वहाँ आपको पिन ड्रॉप साइलेंस नज़र आए तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ लैक ऑफ डिसिप्लिन है। इसका मतलब ये नहीं होता कि यहाँ पे डिसिप्लिन, कंडक्टिव डिसिप्लिन है या डिसिप्लिन मौजूद है। डिसिप्लिन अब है क्या चीज़, इसको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ये प्रेजेंटेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इसको आपने मेंटेन रखना होता है। डिसिप्लिन बेसिकली इंगेजमेंट एंड इन्वॉल्वमेंट है। इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ इंगेजमेंट एंड इन्वॉल्वमेंट। अब इंगेजमेंट और इन्वॉल्वमेंट का चक्कर क्या है कि इंगेजमेंट बता रहा है कि बच्चा फिजिकली भी उसमें हिस्सा ले रहा हो, उस एक्टिविटी में जो आप करवा रहे हैं, और इन्वॉल्वमेंट का ताल्लुक इस बात से है कि बच्चा मेंटली भी उसके अंदर इन्वॉल्व हो रहा हो। तो मीन कि वहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन भी हो रही हो, वहाँ क्वेश्चनिंग आंसरिंग भी हो रही हो, और वहाँ पे बच्चा डेवलप हो रहा हो, ग्रोथ कर रहा हो। तो डिसिप्लिन याद रखें, इट इज़ बेसिकली द बाय प्रोडक्ट ऑफ इंगेजमेंट एंड इन्वॉल्वमेंट, जिसमें बच्चा फिजिकली भी इन्वॉल्व हो रहा है आपके लेक्चर के दौरान, और वो मेंटली भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो ग्रो कर रहा है, कुछ लर्न कर रहा है, उसके बिहेवियर के अंदर चेंजेस आ रही हैं। तो ये है आपका डिसिप्लिन, सन्नाटा डिसिप्लिन नहीं है। तो ये बेसिक 3 चीज़ें हैं जी जिसके बारे में फिलासफर्स कहते हैं कि आप टीचर की ये चेक की जाएं। पहली चीज़ हमने कहा कि फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन आपके लिए है पर्सनालिटी। सेकंड वन इज़ द प्रिपरेशन, एंड थर्ड वन इज़ द योर प्रेजेंटेशन, योर कम्युनिकेशन स्किल, योर बॉडी लैंग्वेज, योर कंट्रोल, क्लास कंट्रोल, डिसिप्लिन टू मेंटेन अ डिसिप्लिन एंड अप टू सो ऑन। फोर्थ वन जो बाज़ इसको कुछ जो फिलासफर्स हैं वो इसको P4 भी कहते हैं, यानी P की पावर 4। उसमें ये पहली 3 चीज़ें इसी ऑर्डर से बताई जाती हैं कि ये 3 चीज़ें सेम हैं और एज इट इज़ हैं, लेकिन P4 में जो चौथी चीज़ आ जाती है, चौथा P आ जाता है, वो कहते हैं प्रोग्रेसिव इन नेचर। टीचर का प्रोग्रेसिव इन नेचर होना बहुत ज़रूरी है। प्रोग्रेसिव क्या है? प्रोग्रेसिव की एक्यूरेट डेफिनेशन, आसान डेफिनेशन उस हदीस से लें कि हलाक हो गया वो शख्स जिसका आज उसके गुजरे हुए कल से बेहतर नहीं है। मतलब उसमें पॉजिटिव चेंजेस रोज़ ब रोज़ आप कोई नई चीज़ बच्चों को दें, आप अपने लेक्चर्स में एडिशन कर रहे हो, नई चीज़ दें, वही रवायत, वही रूटीन जो आपने पिछले दफ़ा पढ़ाया, फिर पढ़ाया, उसी को लेके जब आप चलते हैं तो आप इसमें प्रोग्रेसिव नहीं हैं, आप चेंजेस के कायल नहीं हैं, आप मुस्बत तब्दीलियों के कायल नहीं हैं। अपनी पर्सनालिटी के अंदर भी मुस्बत तब्दीलियाँ लाएँ, अपनी क्लास डेकोरेशन के अंदर भी पॉजिटिव तब्दीलियाँ लाएँ। सेम इन दिस केस आपका एटीट्यूड ही बेसिकली क्या होना चाहिए? प्रोग्रेसिव होना चाहिए, कि जो रोज़ ब रोज़ कोई नई चीज़ सीखे, मुस्बत तब्दीली अपने अंदर लाए, अपने लेक्चर के अंदर लाए। अब आ जाते हैं जी टीचर क्या है।
देखें ये जो टीचर का पहला टी है ये आपको ये शो कर रहा है कि टीचर शुड बी ट्रेन्ड, कि टीचर ट्रेन होना चाहिए। ये क्या मतलब है? मैंने जिस तरह आपको मिसाल दी ना कि आप नस्ल को ड्राइव कर रहे हैं और यू आर ऑन द ड्राइविंग सीट, आप गाड़ी चला रहे हैं और इस गाड़ी में बैठी हुई आपकी नस्ल है, कोई 20-25 पैसेंजर्स नहीं है, तो आपका ट्रेंड होना ज़रूरी है। सबसे पहला सर्टिफाइड होना ज़रूरी है आपके लिए। आपके पास सर्टिफाइड यानी कि आपके पास वो स्किल्स हों, वो टेक्निक्स हों, वो मेथडोलॉजी हो, वो स्ट्रेटजीज़ हों जिनके ऊपर जो आपने सीखी हुई हों और उनको अब आप इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, उनको आप अप्लाई करने जा रहे हैं। तो ये है आपका ट्रेंड, यानी कि आपने ट्रेंड होना है, स्किलफुल होना है, आपके पास स्किल्स मौजूद होनी चाहिए। सेकंड वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज एनर्जेटिक। एक टीचर का एनर्जेटिक होना बहुत ज़रूरी है। अब देखें एनर्जेटिक होना डिफरेंट डायमेंशंस में एनर्जेटिक होना चाहिए बंदे को। इमोशनल, जो आपके पास इमोशंस हैं उनमें बंदे को एनर्जेटिक हो, विल पावर उसकी बड़ी मजबूत हो, चैलेंजेस को चैलेंज करने वाला आदमी हो, वो चैलेंजेस को चेंज ना करने वाला आदमी हो। और जब वो क्लास के अंदर जाए तो बच्चों को पता चले कि एक टीचर में हमारे पास जो है वो फुल एनर्जी के साथ, फुल पेस के साथ आज जो है वो हमें पढ़ाएगा। उसकी एनर्जी लुक्स उसकी अपॉरेंटली नज़र आनी चाहिए कि एनर्जेटिक है। जब आप सर पकड़ के बैठे रहते हैं कि मुझे बच्चों आज सर का दर्द है, तो ये बच्चों के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, वो बच्चे लर्निंग में स्लो हो जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन का शिकार हो जाते हैं। इसलिए अगर आप कहीं बीमार भी हैं, कोई मसला परेशानी भी है, तो इसके बावजूद आपने वहाँ अपने आप को प्रेजेंट इस तरह करना है कि आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हैं और आज बड़ी पेस के साथ जो है आप बड़ी अहम चीज़ें पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। दूसरी चीज़ एक्टिव, टीचर का एक्टिव रहना ज़रूरी है। टीचर डिफरेंट डायमेंशंस के अंदर सोच रहा होता है। एक्टिव होना, माइंड का एक्टिव होना, फिजिकली एक्टिव रहना, उसका हर डायमेंशंस के अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट करना। आपका प्ले डे हो रहा है तो उसके अंदर टीचर का पार्टिसिपेट करना, वहाँ बच्चों में दरमियान जाके खेलना, आपके प्रोग्रामात हो रहे हैं, प्रोग्राम को तरतीब देने में बच्चों के साथ मावनत करना, लैब वर्क में आगे आगे रहना, लीडिंग रोल अदा करना, ये आपकी एक्टिवनेस है। और सेकंड वन इज़ केयरफुल, चूँकि ये शोबा, ये प्रोफेशन ऐसा प्रोफेशन है जिसमें जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा है, लिहाजा आपने इस शोबे के साथ इंसाफ उसी वक्त कर सकते हैं जब आप केयरफुल होंगे। केयरफुल से क्या मुराद है? अब केयरफुल कैसे हुआ जा सकता है? केयरफुल से मुराद ये है कि आपने अपनी जिम्मेदारियों का एहसास इस तरह से करना है कि कुल्लुकुम राई व कुल्लुकुम मसूला। आज आप राई हैं और आपकी रैयत के में ये आपके बच्चे आ रहे हैं और इनके बारे में आपसे सवाल किया जाएगा। अगर बच्चा फेल होता है, अगर बच्चा कमज़ोर होता है, तो उसकी अपनी नालायकी कमज़ोरी नहीं है, बल्कि ये इसको आपने समझना है कि ये मेरी कमज़ोरी है। अगर बच्चे का इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में नहीं है और बाकी साइंसेज में बहुत अच्छा है, तो आप कहेंगे कि मेरा ये मैथमेटिक्स के स्टूडेंट का यानी मेरा फेलियर है, ये उर्दू में अच्छा नहीं है तो ये मेरे उर्दू का टीचर का फेलियर है। मुझे इसमें इंटरेस्ट डेवलप करना है बच्चे का, और उसके अंदर जो पोटेंशियल है, हाइड पोटेंशियल है, उसको ग्रूम करके ग्लो करना है, ग्लो करवाना है, बाहर लेके आना है, एक्सटेंड करना है उसको, उसके पोटेंशियल को इन्हांस करना है। तो ये है आपका केयरफुल होना कि आप अपनी जिम्मेदारियों को, आप बच्चों को अपनी जिम्मेदारी समझें। ये आपकी केयरफुल इस एस्पेक्ट में आता है। हेल्पफुल, देखिए बच्चों के लिए एक टीचर रोल मॉडल होता है। अगर आप बच्चे के सामने हेल्पफुल नहीं हैं तो यही चीज़ें वो इंडेक्ट करेंगे। जो देखें बेसिकली स्कूल्स आर द मिरर ऑफ सोसाइटी। स्कूलों से पहचाना जाता है कि ये माशरा कैसा है, इस माशरे में रहने वाले लोग कैसे हैं, उनका चाल चलन कैसा है, उनका अंदाज़े गुफ्तगू, अंदाज़े बयान कैसा है, उनका करैक्टर कैसा है, उनके बिहेवियर्स कैसे हैं, ये आपकी रिफ्लेक्शंस होती हैं। तो इसलिए जैसा आप वहाँ कर रहे होंगे, बच्चे मैग्नेट की तरह उसको खींच रहे होते हैं, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं और फिर उसकी रिफ्लेक्शन सोसाइटी के अंदर नज़र आती है। तो आपने हेल्पफुल रहना है, कोऑपरेटिव रहना है, इसलिए कि जब आप गोल्स अटेंड करते हैं तो उसमें जो सिटीजनशिप का जो गोल है उसमें यही होता है कि आप कोऑपरेशन करने वाले हो, एक दूसरे को कोऑपरेट करने वाला, आप दूसरे को टॉलरेट करने वाला। तो हेल्पफुल वो आदमी होता है जो अपनी मसरूफियात को छोड़ के दूसरे के लिए मदद के लिए जाता है। तो इट्स मीन कि वहाँ उसका मतलब ये हुआ कि आप हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं इस सेंस में कि आप ईसार कुर्बानी की एक मिसाल कायम कर रहे हैं, अपना काम छोड़ के दूसरे के लिए जा रहे हैं। तो ये है आपके हेल्पफुल होना बहुत ज़रूरी है। ये हेल्पफुल होना क्यों ज़रूरी है? इसलिए भी ज़रूरी है कि ये आपको टॉलरेंस डेवलप करता है। और याद रखें, अगर हम बच्चों को पढ़ा के, वो मदरसे के बच्चे हों, वो स्कूलों के बच्चे हों, यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे हों, वो कॉलेजेस के बच्चे हों, अगर आप उनको पढ़ाने के बाद ये जज करते हैं कि इनके अंदर इंतहा पसंदी है, किसी भी लिहाज से इंतहा पसंदी है, इनके अंदर शिद्दत पसंदी है, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे ये सोच रहे हैं या वर्क कर रहे हैं, तो इट्स मीन
यकीन कि ये आपकी खामी थी, ये टीचर की खामी थी, आप लोगों की खामी थी जिसकी वजह से बच्चों ने ये, तो ये याद रखें इस सोसाइटी का इन्फ्लुएंस ज़रूर होता है लेकिन बड़ा इंपैक्ट आप टीचर्स का होता है। तो आप हेल्पफुल होंगे तो बच्चों के अंदर टॉलरेंस आएगा, बर्दाश्त आएगा, फिर वो दरमियानी जगह पे रह के खेलना सीखेंगे, वो बात को समझना सीखेंगे, वो अपनी बात तनकीद और इख्तलाफ में, इत्तफाक में एक फ़र्क महसूस करना सीखेंगे और दलाइल के ऊपर बात करना सीखेंगे। और उसके बाद आ जाता है इफ़ेक्टिव। ये सारी चीज़ें आपके अंदर होंगी तो आप इफ़ेक्टिव मौसर टीचिंग कर सकते हैं। और इफ़ेक्टिव होने के लिए आपके पास ज़रूरी ये है कि आप माइक्रो और मैक्रो अप्रोचेस को फॉलो करें, आप मेथडोलॉजीज़ के अंदर वैरायटी लाएं, आप अपने लेसन को प्रॉपर प्लान करें। लेसन प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऑब्जेक्टिव सेट करें, उसके माइनर ऑब्जेक्टिव सेट करें, उसके मैक्रो ऑब्जेक्टिव सेट करें और फिर फॉर्मेटिव एनालिसिस करें। फॉर्मेटिव एनालिसिस कहते हैं जो आप लेक्चर के दौरान जज कर रहे होते हैं कि बच्चे मेरी बात पिक कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और एट द एंड इफेक्टिव टीचिंग के लिए आपको सुमेटिव इवैल्यूएशन करनी पड़ती है। सुमेटिव इवैल्यूएशन से मुराद है कि जब आप लेक्चर ख़त्म कर लेते हैं तो कुछ क्वेश्चन रेज करें बच्चों से, वो जो आखिर में सवालात किए जाते हैं उससे आप जज कर रहे होते हैं कि मैं कितना कामयाब हूँ, कितना इफेक्टिवली मैंने ये लेसन दिया है, लेक्चर दिया है, तो इस पे आप जज कर, इसको सुमेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं। और आखिरी बात रिफॉर्मर का बेसिक ताल्लुक बेसिकली किस बात के है कि इतना काम आपने, ये जो सारा काम पीछे कर रहे हैं ना, ये सारी मेहनत आप इसलिए कर रहे हैं कि बच्चों की आपने जो सोचने की सलाहियत है उसका जाविया चेंज करना है, उसके मुख्तलिफ जाविये उस सोच में उभार लेने, वो कई जावियों से सोचना शुरू हो जाए। जब वो ऐसी ये थिंकिंग एबिलिटी उनके अंदर आ जाएगी तो फिर बच्चे जो हैं वो क्रिएटिव होना शुरू हो जाएंगे। जब वो बच्चे क्रिएटिव होना शुरू हो जाएंगे तो वो जो एक्शंस थे, वो जो वर्ड्स थे, वो मिलके अब एक रिफॉर्म्स की तरफ जा रहे हैं, उनके अंदर, उनके बिहेवियर के अंदर आपको तब्दीली नजर आएगी। तो रिफॉर्म्स का एक्चुअल मानी यही है कि आपकी बिहेवियर्स के अंदर तब्दीली मकसूद है। हमारा जो मतलूब है, हमारा जो मकसूद है, याद रखें बच्चों पे, वो उनके बिहेवियर्स में तब्दीली है और वही रिफॉर्मर है। इसीलिए नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जिनको माल्लम कहा गया कि मैं वइस तो मालिमा, उनको वो कहा गया कि मैं एक रिफॉर्मर हूँ, मैं माशरे के अंदर इस्लाहात ला रहा हूँ। तो इस्लाहात का मेन मरकज़ मैंने कहा जिस तरह के स्कूल सोसाइटी के मिरर हैं, आप वहाँ से शुरू करेंगे तो इन बच्चों के अंदर फिर वो रिफ्लेक्शन सोसाइटी में नज़र आएंगी और एक सोसाइटी के अंदर रिफॉर्म्स होती हुई आपको नज़र आएंगी। तो ये था जी टीचर के हवाले से। अब प्रॉब्लम ये है कि जब बच्चा एक कॉम्पिटेटिव टीचर जिसके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ होती हैं, तो बच्चा किस तरह, ये मैंने एक स्टेयर्स बनाई हैं, अपना सीढ़ी बनाई जिसमें पहली सीढ़ी, दूसरी, तीसरी, 4 इसके स्टेप्स हमने बनाए। जब बच्चा आपके पास आता है ना, तो सीढ़ी के बिल्कुल इनिशियल फेज़ के ऊपर वो आपके सामने मौजूद होता है। वो इनिशियल फेज़ है कंफर्ट जोन। बच्चा अपने आप को कंफर्ट फील कर रहा होता है, ज़रा भी टीचर उसको कोई झिझके, उसको गुस्सा करेगा, उसको उसकी चॉइस के बराबर बात नहीं करेगा तो बच्चा वो काम फॉलो नहीं कर रहा होता, क्योंकि वो बच्चा अपने आप को सेफ फील कर रहा है, क्योंकि बच्चा छोटा है। तो ये कहने का मतलब ये है कि वो कंफर्ट जोन में वो कहता है मैं बस बिल्कुल ठीक हूँ, पुरसकून हूँ, मैं इस हालत सुकून से मैं तंग क्यों हूँ, मैं किसी और चीज़ की तरफ क्यों जाऊँ। तो वो जहाँ है वो अपने आप को बेहतर समझ रहा होता है। लेकिन फिर टीचर क्या करता है, टीचर इसको थोड़ा सा मोटिवेट करने की कोशिश करता है। ये कंफर्ट जोन इसका चेंज होकर फियर जोन में आ जाता है। जब टीचर उसके स्ट्रगल करता है, उसको उठाने की कोशिश करता है, उसके पोटेंशियल को ग्रूम करने की कोशिश करता है, तो बच्चा फौरन से कंफर्ट जोन से कहाँ चला जाता है, फियर जोन के अंदर। अब फियर जोन के अंदर वो क्या सोच रहा होता है, वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस उसके अंदर आ रहा होता है। वो पहले तो वो बड़ा मुतमईन था जहाँ पे वो सेफ समझ रहा था। अब जिस जोन पे वो टीचर उसको ले आया, वहाँ पे वो बच्चा समझ रहा होता है कि मेरा खुद एतमादी मेरे अंदर नहीं है, फिर वो मुख्तलिफ बहाने ढूंढता है। आप बच्चे को कहते हैं बेटा आपने ये काम क्यों नहीं किया, वो कहते सर आज ऐसे हो गया था, वगैरह वगैरह। तो वो मुख्तलिफ किस्म के एक्सक्यूजेज ढूंढ के अपनी बात को जस्टिफाई करने की कोशिश करता है और अंदर से बिल्कुल वो खोखला हो रहा होता है, उसके अंदर एतमाद कम हो रहा होता है। फिर टीचर यहाँ पे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स देता है। अब उसको बूस्ट करके वो तीसरी सीढ़ी के ऊपर धकेल रहा होता है और वो तीसरी सीढ़ी है आपका लर्निंग जोन। यहाँ ये लर्निंग जोन, फियर जोन से लर्निंग जोन में जाने के लिए जो ट्रांजिशन के लिए जो काम टीचर को पढ़ना पड़ता है वो यही है कि बच्चे को कॉन्फिडेंस दे रहा होता है, बच्चे को मार नहीं दे रहा होता, उसकी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स ले रहा होता है। वो यहाँ से यहाँ पहुँच गया लर्निंग जोन में। लर्निंग जोन में वो बच्चा क्या करता है, स्किल्स डेवलप होती हैं उसकी, वो स्किल्स एक्वायर करता है और फिर वो चैलेंजेस से मुकाबला करना शुरू हो जाता है। वो छोटे छोटे चैलेंजेस के साथ मुकाबला करना शुरू हो जाता है, जो चीज़ उसको मुश्किल लगती है उसके साथ मुकाबला। अच्छा यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है, लर्निंग जोन में टीचर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
बाज़ औक़ात हम टीचर ये कहते हैं कि अच्छा टीचर वो है जो बच्चों को हलवा बना के दे दे, बहुत आसान करके चीज़ें दे दे। याद रखें, जब आप चीज़ें बच्चों को आसान करके दे देते हैं, अल्टरनेटिव्स ढूंढ के दे देते हैं, तो फिर क्या होता है कि बच्चे चैलेंजेस का मुकाबला करने की उनके अंदर कॉम्पिटेंसी कम हो जाती है। और फिर वो क्या करते हैं, जब मुस्तकबिल में प्रैक्टिकल लाइफ में हर एक को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो वो जब उनके सामने मुश्किल चीज़ आती है तो वो उसको छोड़ के दूसरी आसान चीज़ की तरफ निकल जाते हैं। जब उसमें मजीद मुश्किलात आती हैं वहाँ से भी निकल जाते हैं। तो गोया वो किसी एक गोल को अचीव करने के लिए एक जगह एक पॉइंट पे स्ट्रक नहीं होते, एक पॉइंट पे चिमटते नहीं हैं उसके साथ, इसलिए कि उनमें चैलेंजेस करने की सलाहियत नहीं है। तो याद रखें, बच्चों को हमेशा इस लर्निंग जोन में छोटी छोटी मुश्किलात से गुजारें। इफेक्टिव टीचिंग आपकी ये है कि छोटी छोटी मुश्किलात से गुजारें, जो बच्चों की प्रैक्टिस हो जाएगी, टेक्निक्स आ जाएंगी, उनकी मुश्किलात के साथ मुकाबला करने की सलाहियत आ जाएगी। जब आप ऐसा कर जाएंगे तो फिर बच्चे मुस्तकबिल में चैलेंजेस को चैलेंज करने वाले बन जाएंगे, चैलेंजेस को चेंज करने वाले नहीं बनेंगे। और अगली बात, लर्निंग जोन में से अब आप समझते हैं कि बच्चों के अंदर स्किल्स डेवलप हो रही हैं, वो चैलेंजेस का भी मुकाबला करना शुरू हो गए हैं, ये उनका स्टार्टिंग फेज है चैलेंजिंग के साथ मुकाबले का। अब आप उसको मजीद बूस्ट करके अगले स्टेप पे लेके जाते हैं, दैट इज ग्रोथ जोन। ये आपका ग्रोथ जोन आ जाए। ये यहां पे बच्चा अब अपने आप को स्टेबल फील कर रहा होता है, ये अनस्टेबल फील कर रहा होता है। यहाँ पे इसकी पर्सनालिटी में अनस्टेबिलिटी होती है, वो समझ रहा होता है होगा नहीं होगा, शको शुबात बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन जब वो ग्रोथ जोन में जाता है तो फिर वो ख्वाब देखना शुरू करता है, और वो ख्वाब जागती आंखों के ख्वाब देखता है। मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं एक अच्छा सिपा सालार बनूंगा, मैं कैसे क्या करूंगा, मैं लोगों को ये फ़ायदे दूंगा, मैं कम्युनिटी के लिए ये प्रोडक्टिव काम करूंगा, मैं सोशल वर्क्स में आगे जाऊंगा वगैरह। और वो ये ख्वाब देखना शुरू कर देता है। याद रखें, ये जब ख्वाब इंसान देखता है तो वो उसका ग्रोथ जोन होता है। जब बच्चा गोल सेट करना शुरू हो जाता है कि मैंने ये यहाँ तक पहुँचना है, मैंने यूनिवर्सिटी लेवल तक एजुकेशन में ये काम करना है, मैंने गोल्ड मेडल हासिल करना है, और फिर मकासद हासिल करना शुरू हो जाता है। मकसद, मतलूब और मकासद, मकसूद और मतलूब और महबूब पे आ जाता है जब बच्चा, तो इट्स मीन कि हमारा जो गोल था वो यही था कि हमने बच्चे को ग्रोथ जोन के ऊपर लेके जाना है, जहाँ से बच्चा खुद अपनी अच्छाई और बुराई में डिफरेंस महसूस कर सके, अच्छे और बुरे में की तमीज़ महसूस कर सके, और उसको मुस्तकबिल सामने नज़र आना शुरू हो जाए, उसके सामने फ्यूचर जो है वो उसके सामने आ जाए। इसका हम ये कहते हैं कि जब आप ग्रोथ जोन में बच्चे को ले जाते हैं तो बच्चा विजनरी पर्सन बन जाता है। विजनरी पर्सन से मुराद वो होता है कि जो प्रेजेंट में रह के फ्यूचर को देख ले कि मुस्तकबिल में क्या होने वाला है, भांप जाए फ्यूचर के बारे में। इसीलिए कहा जाता है कि कायदे आज़म वाज अ विजनरी पर्सनालिटी। तो आप यहाँ पे बच्चे के अंदर विजन डेवलप होना शुरू हो जाए, मुस्तकबिल देखना शुरू हो जाता है। और याद रखें, एक बुनियादी तौर पे एक आम टीचर का काम ही यही है कि उसको वहाँ पे पहुँचा दे, उसका मकसूद और मतलूब ही वही है कि उसको वहाँ पे पहुँचा दे जहाँ उसका विजन पैदा हो जाए, जहाँ उसका शऊर पैदा हो जाए। और याद रखें, इस शऊर को बेदार रखने के लिए एक टीचर फिर जो है डिबेट्स करवाता है, वो तनकीद करवाता है, तनकीदी जायज़े लेता है बच्चों के, तनकीदी मुकाबले करवाता है, इख्तलाफी नोट लिखवाता है। और ये क्यों होता है? ताकि अब उसकी सोच जो हमने डेवलप की ग्रोथ जोन के अंदर, वो जमूद का शिकार न हो, उसके अंदर तलातम बरकरार रहे। और फिर ये बच्चा जब आगे बढ़ता है तो ये टीचर, उसका आखिरी चीज़ जो हदफ आप एक टीचर के पास होता है वो है लीडरशिप। आप टीचर्स का हदफ ये होना चाहिए कि वो बैक बेंचेस पे बैठा हुआ बच्चा भी, मैंने उसका गोल मेरा ये है कि मैंने इसको लीडरशिप के उन मौक़ों में, लीडरशिप के उन कॉम्पिटेंसीज़ के अंदर लेके जाना है, उस सर्कल के अंदर लेके जाना है जहाँ लीडरशिप इंसान के अंदर पैदा होती हैं। फिर वो घर के अंदर भी लीडर बनता है, फिर वो सोसाइटी के अंदर लीडर बनता है, फिर वो तहसील सतह पर लीडर बन रहा होता है, फिर आपको वही शख्स ज़िलाई सतह पर नज़र आता है, और फिर मुल्क और फिर बैनुल अक़वामी सतह पर वही लीडरशिप नज़र आता है। याद रखें ये बात कि लीडरशिप इस वक्त हमारी लीडरशिप इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। ये भी याद रखें, जब टीचर इसको ग्रोथ जोन से निकाल के लीडरशिप की तरफ भेजता है तो वहाँ पे फिर उसको मज़ीद इन्वायरमेंट भी चाहिए होता है, मज़ीद उसको काम करने होते हैं, इल्म हासिल करना है, बाकी चीज़ें डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ अपने अंदर लेके आनी है, अपनी कॉम्पिटेंसीज़ को इन्हांस करना है, टेक्निक्स बढ़ानी है। तो बेसिकली जो ड्राइविंग फोर्स है ना, वो आप ही की है। ये जो पहली सीढ़ी पे जब आया था, वहाँ से आपने फियर जोन में उसको लेके गए, फियर जोन से बाय स्टेप आप उसको लर्निंग जोन में ले गए, और अब ग्रोथ जोन में, और ग्रोथ जोन से जब आप ऊपर भेजते हैं तो उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं, वो माशरे को लीड करने की सलाहियत रखता है। और यही आपका हदफ होना चाहिए कि हमने बच्चों को अच्छा डॉक्टर, अच्छा इंजीनियर ही नहीं बनाना, बल्कि उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ पैदा कर देनी है, ताकि वो एक सोशल वर्कर बने, वो एक बेहतरीन आइडियाज़ के साथ
साथ सोसाइटी के अंदर जाए और लोगों में जो है वो काम कर सके, बेहतर अंदाज से ज़िंदगी गुजार सके और फिर इस नेशन को मज़ीद ड्राइव करने की ज़िम्मेदारियाँ अपने अपने साथ ले सके। तो ये था हमारे सामने जी टीचिंग के हवाले से। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। ये पेडागोजी के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है टीचर्स की कॉम्पिटेंसीज़ के हैं। तो अक्सर ये क्वेश्चन आ जाता है कि क्लास में जब टीचर दाखिल हो तो उसके लिए प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है, उसका प्रोग्रेसिव इन नेचर जो है वो ज़रूरी है, या उसकी प्रिपरेशन या पर्सनालिटी। तो याद रखें, मैंने जिस तरह ये सीक्वेंस आपको बताया कि सबसे पहली चीज़ आपकी पर्सनालिटी है। तो अगर हम ये टीचिंग में इस्लाहात करना चाहते हैं, इस शोबे के साथ हम दयानतदारी करना चाहते हैं, तो फिर हमें अपने अंदर ये कॉम्पिटेंसीज़ अडॉप्ट करनी होंगी। थैंक यू सो मच जी। अल्लाह आप सबका हामी व नासिर हो।